ओके स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। तो वहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट हमने स्टडी किया था कि सिंगल फेस जो इंडक्शन मोटर है वो आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं है। उसकी जो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं है उसकी कंडीशन हम लोगों ने स्टडी किया। डबल स्पीड रिवॉल्विंग च्यूरिकल हमने स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मेकिंग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है हम उसे कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट तो है नहीं। ठीक है। तो उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे डिफरेंट मेथड में फर्स्ट मेथड होगा स्प्लिट फेज मोटर। सेकंड होगा कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं या शेडेड पोल भी यूज़ करेंगे। स्प्लिट में क्या किया जाएगा, एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग हम वहाँ पे यूज़ करेंगे मोटर को स्टार्ट करने के लिए। और कैपेसिटिव मोटर में क्या किया जाएगा, हम एक कैपेसिटर यूज़ करेंगे। और शेडेड पोल में क्या किया जाएगा, हम शेडेड रिंग की जो है यूज़ करेंगे। बट आपके जो आपके सिलेबस में जस्ट एक दिया हुआ है स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है। तो हम जस्ट स्टडी करेंगे स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है। तो यहाँ से मेकिंग सेल्फ स्टार्टिंग मोटर में क्या होगा, टू मेक अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग we must have a revolving stator magnetic field which should be produced by any means. This can be achieved by converting single phase supply into two phase supply by using an additional winding. When the motor has attains the maximum speed, the additional winding is cut off from the supply. The single phase induction motor are classified and named according to the method used to making themselves starting. First is split phase motor. These motor are started by two phase motor action through the use of an additional binding or starting binding. Next one is capacitor motor. These are also started by two phase motor action by using an additional winding and a capacitor. Third is a shaded pole motor. These are started by a movement of magnetic flux produced by means of shaded coil around the portion of the pole. तो यहाँ पे जैसा मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि हमें क्या होगा कि जो रिवॉल्विंग फील्ड चाहिए होगी, मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने के लिए हमें कोई भी दो वाइंडिंग्स की जरूरत पड़ती है। बट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हमारे पास जस्ट एक वाइंडिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली दूसरी वाइंडिंग क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग हम उसका नाम देंगे, यूज करेंगे। जिसकी हेल्प से क्या होगा कि हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होंगे, जिनकी वजह से जो हमारा रोटर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट जब हमारी जो रोटर है वो 70 से मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेगा, 70 से 85%, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। आफ्टर दैट हमारी जो इंडक्शन मोटर है वो काम करना शुरू करेगी सेम एज इट इज, जैसे वो हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो रोटेट करती है। ठीक है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे करती है। तो फर्स्ट इज द स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। तो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चलिए डायग्राम पे। तो यहाँ से आप लोग चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम दो बाइंडिंग यूज करेंगे। एक होगी हमारी मेन बाइंडिंग, दूसरी होगी हमारी एक्सिलरी बाइंडिंग। ठीक है। या आप उसे स्टार्टिंग बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे जो एक्सिलरी बाइंडिंग है उसमें हमने क्या किया है, एक बाइंडिंग है, आफ्टर दैट एक रेजिस्टेंस है और एक स्विच है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि हम ये दोनों जो वाइंडिंग्स हैं आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है। एसी सप्लाई हमने वहाँ से क्या किया, प्रोवाइड किया। जो हमारी एक्सिलरी बाइंडिंग है, ठीक है, जिसमें हमारा करंट फ्लो करेगा, उसे हम हाईली इंडक्टिव रखेंगे। ठीक है। क्या होगा वो, हाईली इंडक्टिव होगी। और मेन बाइंडिंग में जो इंडक्टेंस है वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो हमारी एक्सिलरी बाइंडिंग है उसमें क्या होगी, जो इंडक्टिवनेस है, जो उसकी इंडक्टेंस है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये क्यों होगा, मैं आपको फेजर डायग्राम में इसके बारे में स्टडी करवाऊंगा जब हम फेजर डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों बाइंडिंग्स आपस में पैरेलल में, वोल्टेज तो इन दोनों की अक्रॉस सेम रहेगा, बट जो करंट है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इनको सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई हमने प्रोवाइड किया, तो कुछ करंट कहाँ चला जाएगा, एक्सिलरी बाइंडिंग में चला जाएगा। ठीक है।
और कुछ करंट कहाँ पे चला जाएगा, मेन वाइंडिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, एक्सिलरी वाइंडिंग में भी फ्लक्स इंड्यूस होगा और मेन वाइंडिंग में भी क्या होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा। तो वो दोनों फ्लक्सेस क्या करेंगे, रोटर को कट करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे रोटर क्या हो जाएगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो जब आपका जो रोटर है वो मैक्सिमम स्पीड क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा, तो आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, स्विच को ओपन कर देंगे। स्विच को ओपन करने से क्या होगा, जो भी आपकी एक्सिलरी बाइंडिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी आपके सर्किट में से। और जो आपका टोटल का टोटल करंट है वो कहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मेन वाइंडिंग से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो रोटर है वो मैक्सिमम स्पीड, अपनी जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ से इसका ऑपरेशन है, आप लोग इसे स्टडी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। When the two stator winding are energized from a single phase supply, the current starts flowing in a two windings. The main winding carries a current IM and the starting winding carries a current IS. The current IM in a main winding lags behind the applied voltage B by a large angle, while the current IS in a auxiliary or starting winding lags behind the voltage B. Lag behind the voltage B by a small angle as shown in a figure. So the current Im and Is have responsible phase difference, which is a 25 to 30 degree, which is denoted by alpha between them. The starting torque Ts is directly proportional to sin alpha. When the motor has attained 75% of the synchronous speed, then the centrifugal switch S open out, thus disconnecting the starting winding. The function of centrifugal switch is to automatically disconnect the starting winding from the supply. तो यहाँ से यही चीज़ जो मैंने आपको हिंदी में समझाई वही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको एक बार इंग्लिश में भी रिपीट कर दी। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि अभी हम फेजर डायग्राम के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वाइंडिंग्स हैं। ठीक है। दो वाइंडिंग्स में हमारा जो करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, बिकॉज बोथ वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी मेन वाइंडिंग है वो ज़्यादा इंडक्टिव है और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो IM फ्लो हो रहा है। तो जो आपको पता है कि जब हमारा करंट लैग करेगा तो वो ठीक है वोल्टेज से पीछे चलेगा। तो यहाँ पे हमारा एक, हम जब भी फेजर डायग्राम कोई ड्रॉ करेंगे तो उस टाइम पे हम किसी न किसी क्वांटिटी को बेस लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम बेस लेके चल रहे हैं वोल्टेज को, मतलब कि एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, वोल्टेज को ड्रॉ कर लिया। तो एक्स एक्सिस पे जब मैंने वोल्टेज को ड्रॉ कर लिया तो आफ्टर दैट मैं यहाँ पे करंट ड्रॉ करूंगा, बोथ करंट। एक तो मेरा IM करंट होगा, IM करंट जो कि मेरी मेन वाइंडिंग से फ्लो हो रहा है, IS करंट जो कि मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग से फ्लो हो रहा है। तो जो मेरा IM करंट है वो ज़्यादा लैग करेगा। ज़्यादा लैग क्यों करेगा, क्योंकि जो मेरी बाइंडिंग है वो हाईली इंडक्टिव है। तो जिस वजह से यहाँ पे जो IM करंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। आफ्टर दैट जो मेरा स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें जो इंडक्टेंस है वो क्या है, कम है, जिसकी वजह से वो जो करंट है वो क्या कर रहा है, कम लैग कर रहा है। आफ्टर दैट इनका जो फेजर सम होगा, इनका जो वेक्टर सम होगा वो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है। वो क्या मुझे मिलेगा, रिजल्टेंट करंट मिलेगा। तो यहाँ से मैं इन दोनों का जब मैं वेक्टर सम करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट करंट आया है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आई बोल रहा हूँ। ठीक है। उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आई बोल रहा हूँ। तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी मेरा टॉर्क है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा मेरा साइन अल्फा पे। अल्फा क्या है, जो भी आपका मेन करंट है, मेन वाइंडिंग का करंट है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो करंट है, इन दोनों का जो एंगल का डिफरेंस है उसे आप किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, अगर डायग्राम में चेक करेंगे। तो जितना ज़्यादा ये एंगल होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्टार्टिंग टॉर्क होगा, क्योंकि TS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा है। ठीक है। साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो 9, जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, ये हमें स्टार्टिंग टॉर्क परफेक्टली बेटर मिलेगा। तो इसको स्प्लिट फेस में तो हम ऐसे ही यूज़ करते हैं बस इसको। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी बाइंडिंग है, ठीक है, मेन बाइंडिंग है या आपकी जो भी एक्सिलरी बाइंडिंग है, उन दोनों में से किसी एक में आप क्या कर देते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। कैपेसिटर कनेक्ट होने के साथ क्या हो जाएगा कि आपका जो एक करंट है वो लीडिंग में चला जाएगा। ठीक है। एक करंट किसी एक फेज का लीडिंग में चला जाएगा और दूसरा करंट तो लैगिंग में ही रहेगा। ठीक है। एक करंट फेज में लीडिंग में चला गया, एक करंट लैगिंग में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या मिलेगा, आपको अच्छा मिलेगा। बट आपके ये सिलेबस में नहीं है तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। नहीं है विकास यहाँ पे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
तो इसी से आपका जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है उसका जो आपका जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, ठीक है, मूव टू सिंक्रोनस मोटर। तो अगर स्प्लिट फेस में किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, फर्दर हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं स्प्लिट फेस कैसे काम कर रही है, हमने वहाँ पे दो वाइंडिंग्स क्यों यूज़ की, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं फर्दर स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करें, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहें स्टूडेंट। यस सर, स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर में भी सेम एज इट इज कंस्ट्रक्शन सेम ही रहेगी इनकी। सिंक्रोनस मशीन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस अल्टरनेटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सेम ही होती है। इनमें स्टेटर और रोटर होता है, ठीक है। रोटर दो टाइप्स का होता है हमारा, सेलिएंट पोल होता है और नॉन सेलिएंट पोल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टडी करते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे है एन अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन हैज द फॉलोइंग मेन पार्ट, स्टेटर एंड रोटर। फर्स्ट इज स्टेटर। It is the stationary part of the synchronous machine which includes the following parts. First one is stator frame. Stator frame. It is the outermost part of the machine. It is made up of cast iron. The stator core is placed in between the frame. The function of frame is to protect the internal machinery from the mechanical injury. Next one is a stator core. The material of the stator core is silicon steel. It is built up of a number of laminations assembled together. The laminations are insulated from each other. Its function is to provide an easy path an easy path for magnetic lines of force. The slots are cut on its inner periphery to accommodate the windings. Next one is a stator binding. The material of the stator binding is copper. A three-phase star or delta connected winding is placed in the stator and it serves the armature binding of the alternator. Next part is a rotor. So here this is a rotating part of alternator. This can be of two types. First one is salient pole type. Next one is non-salient pole type. तो यहाँ पे सेलिएंट पोल और नॉन सेलिएंट पोल है, ठीक है। यहाँ पे इन इसके बीच में जस्ट यही मेन डिफरेंस है कि सेलिएंट कहाँ यूज़ करेंगे, नॉन सेलिएंट कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्टेटर में आप लोगों को स्टडी करवाया, स्टेटर को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्टेटर फ्रेम जो क्या करेगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, कास्ट आयरन का होता है। आफ्टर दैट स्टेटर कोर जो कि सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, एज यू नो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनी होती है, जो हमारी हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, ठीक है। आफ्टर दैट उसे थिन स्ट्रिप्स में क्यों डिवाइड किया जाता है और इंसुलेट किया जाता है, जो हमारे एडी करंट है वो कम हो जाए, एडी करंट लॉस, ठीक है। आफ्टर दैट वहाँ पे क्या होती है, हमारी जो बाइंडिंग है वो प्लेस होती है, ठीक है। तो स्टेटर बाइंडिंग क्या होती है, उसमें आप कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे दो बाइंडिंग्स होती हैं आपके पास, एक आर्मेचर बाइंडिंग होती है, एक फील्ड बाइंडिंग होती है। जो आपकी आर्मेचर बाइंडिंग होती है वो आप स्टेटर पे प्लेस करते हैं और वहाँ से वो डायरेक्टली क्या करती है, या तो ईएमएफ के साथ डील करती है या करंट के साथ डील करती है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, वो वाइंडिंग जो कि डायरेक्टली ईएमएफ के साथ डील करे या करंट सप्लाई करंट के साथ डील करे। मतलब कि या तो उसमें अगर वो हम जनरेटर की बात कर रहे हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगर हम मोटर की बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसे सप्लाई देंगे, तो वो वाइंडिंग क्या होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। सेम एज डी सेकंड क्या होगी, फील्ड बाइंडिंग, जो कि डायरेक्टली मेन फ्लक्स के बारे में मेन फ्लक्स के साथ क्या करे, डील करे, जो कि मोटर में मेन फ्लक्स को जनरेट कराए, उसे आप क्या बोलेंगे, फील्ड बाइंडिंग। तो यहाँ पे जो फील्ड बाइंडिंग होती है वो आप किस पे प्लेस करते हैं, रोटर पे प्लेस करते हैं, और उसे कौन सी सप्लाई देते हैं, आप डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट है तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दो डायग्राम्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। एक तो सेलिएंट पोल है, एक नॉन सेलिएंट पोल है। नॉन सेलिएंट पोल को सिलेंड्रिकल पोल भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो नॉन सेलिएंट पोल टाइप है उसे सिलेंड्रिकल टाइप भी बोला जाता है।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट है सेलिएंट का मतलब क्या होता है, कुछ बाहर उभरा हुआ, ठीक है, मतलब कि बाहर की तरफ निकला हुआ। तो यहाँ पे जो सेलिएंट है उसके जो पोल्स होंगे वो आपको बाहर की तरफ दिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि उसके जो पोल्स हैं वो बाहर की तरफ हैं। तो इसके पोल्स जो बाहर की तरफ होते हैं इसकी वजह से इसे लो स्पीड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लो स्पीड के लिए क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अगर इसकी जो स्पीड है हाई, इसे हाई स्पीड पे यूज किया जाएगा तो इसके जो सेलिएंट पोल हैं जो कि बाहर की तरफ हैं वहां पे क्या हो जाएगा, एयर का प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा, इनके चांसेस हो सकते हैं, इनकी ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इसे हाई स्पीड पे यूज़ नहीं किया जाता। सेम एज चीज जो आपका सिलेंड्रिकल रोटर है उसमें कोई भी चीज़ बाहर नहीं होती है, सेलिएंट पोल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसे आप मोस्टली प्रेफर करते हैं हाई स्पीड के लिए, ठीक है। तो जो आपका सेलिएंट पोल होता है जो हाई स्पीड के लिए नहीं यूज होता, वो कहाँ पे यूज होता है, आपका हाइड्रो पावर प्लांट्स में। हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो पानी की स्पीड होती है वो इतना ज़्यादा नहीं होती है, जिस वजह से जो टरबाइन की स्पीड है वो कम होती है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं। बट जो अगर आप चेक करेंगे थर्मल पावर प्लांट्स में जहाँ पे स्टीम की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, नॉन सेलिएंट पोल यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो सेलिएंट पोल होती है इसकी जो डायामीटर होता है, ठीक है, इसका जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल रोटर। बट जो एक्सियल लेंथ होती है वो कम होती है सेलिएंट पोल की एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल। डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा कि आपका टोटल वो कितने कहाँ तक रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे इस डायग्राम में, तो सेलिएंट पोल की वजह से जो इसका डायमीटर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल। एक्सियल लेंथ क्या होती है, एक्सियल लेंथ होती है वो कितना कहाँ तक रोटेट कर रहा है, ठीक है, किस एक्सिस तक रोटेट कर रहा है। तो एक्सियल एक्सियल लेंथ याद रखिएगा, जो नॉन सेलिएंट पोल की होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेलिएंट पोल, ठीक है। बाकी ये मटेरियल वही सेम एज इट इज सिलिकॉन स्टील के ही बने होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन स्टील के क्यों बने होते हैं, इनकी जो कोर होती है, ठीक है, जो हमारे कोर लॉसेज हैं वो कम हो जाए, और इनकी थिन स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। थिन स्ट्रिप्स में क्यों डिवाइड किया जाता है, जो हमारे एडी करंट लॉसेज हैं वो कम हो जाए, ठीक है। बस इसमें अगर आपको कुछ याद रखना है तो ये चीज़ याद रखना है कि सेलिएंट पोल कहाँ यूज़ किया जाता है, नॉन सेलिएंट पोल कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा कंस्ट्रक्शन में। एक बार इसे स्टडी कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए, स्टडी कीजिए एक बार इसे। एक बार रिपीट कीजिए इसे, अच्छे से स्टडी कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।